बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला अध्याय है वो है प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है, जो कि धारा 2 उपधारा ए सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में वर्णित है, जो कि इस प्रकार है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया है। यही परिभाषा दी गई है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A में। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्तावक या प्रोपोजर या वचनदाता या प्रोमिजर कहते हैं। यानी उसको प्रस्तावक और वचनदाता दोनों ही शब्दों से पुकार सकते हैं। और जिस व्यक्ति के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है उसको वचन ग्रहीता या प्रोमिजी कहते हैं। यानी प्रोपोजर प्रोमिजी के सामने प्रस्ताव रखता है। अगर हम इस परिभाषा को और विस्तृत व्याख्या करें तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्ताव किसे कहते हैं? प्रस्ताव हम उसे कहते हैं जबकि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने या न करने, विरत रहने का मतलब होता है कि उससे अलग रहे, तो किसी काम को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट करता है। और इस इच्छा को प्रकट करने के पीछे उसका उद्देश्य ये भी होता है कि दूसरा व्यक्ति उस पे अपनी सहमति देगा उस काम को करने के लिए या उस काम से अलग रहने के लिए। तो इसको कहते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा। ये तो जो परिभाषा प्रस्ताव की दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, उसकी व्याख्या है। इसको और विस्तृत रूप से हम अगर जानना चाहते हैं या इसको और क्लियर करें तो हमको प्रस्ताव के लक्षण को देखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल। इसमें जो पहला लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दो पक्षकारों का होना। देयर मस्ट बी टू पार्टीज। यानी जब भी प्रस्ताव किया जाएगा तो प्रस्ताव के लिए दो व्यक्ति कम से कम या दो पक्ष कम से कम होने अनिवार्य है। एक ही व्यक्ति प्रस्ताव भी करे और उसको एक्सेप्ट भी कर ले, स्वीकार भी कर ले, ऐसा नहीं होता। ये दोनों दो अलग व्यक्ति या अलग पक्ष होने जरूरी है। तो ये पहली विशेषता है प्रस्ताव की। दूसरा है लक्षण प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के विषय में इच्छा प्रकट करना। विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि
जो प्रस्तावक है दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने के लिए या उस काम से अपने को अलग करने के लिए प्रस्ताव करता है या कर सकता है। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अ ने अपनी घड़ी 500 रुपये में ब को बेचने का प्रस्ताव करता है। तो इस तरीके से अ किसी कार्य को करने के संबंध में प्रस्ताव ब के समक्ष कर रहा है। इसी तरीके से किसी कार्य को न करना या उससे विरत रहना, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब अ ब के सामने यह प्रस्ताव करे कि अ ब को किसी मुकदमे में 2 महीने तक नहीं घसीटेगा या उसके ऊपर मुकदमा नहीं करेगा और इसके बदले अ उसको 100 रुपया देगा। तो यहाँ पर अ ब से ये कह रहा है कि ब उसके ऊपर 2 माह तक मुकदमा न चलाए, उसको कुछ मोहलत दे दे और इसके लिए वह उसको 100 रुपया देने को तैयार है। तो यहाँ पर अ ब को किसी काम को न करने के लिए कह रहा है, तो ये भी प्रस्ताव माना जाता है। तो प्रस्ताव में प्रस्तावक किसी काम को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करता है। ये तो रही इसकी दूसरी विशेषता या लक्षण प्रस्ताव के। तीसरा है प्रस्तावक द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से इच्छा प्रकट करना। ये भी अति आवश्यक है। क्या कि जब एक व्यक्ति या प्रस्तावक दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है किसी काम को करने या न करने के लिए, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का होना चाहिए, यह जरूरी है। अगर उसका उद्देश्य यानी प्रस्तावक का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को सूचना देना मात्र है, उसकी स्वीकृति उस पर प्राप्त करने का नहीं है, तो वो प्रस्ताव नहीं कहा जाएगा। जैसे हम इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए अ ने अपनी घड़ी ब को दिखाई और कहा कि अगर कोई 500 रुपया दे तो वह इस घड़ी को उसे बेच देगा। तो यहाँ पर अ ने ब के सामने उस घड़ी को बेचने का प्रस्ताव नहीं किया। क्यों? क्योंकि अ का उद्देश्य ब से उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का नहीं है कि घड़ी ब खरीद ले। उसने केवल अपने एक सूचना साझा की उससे कि अगर कोई भी दे दे 500 रुपया तो उसको बेच देगा। तो यहाँ पर भी अ ने ब की हाँ के लिए ये इच्छा प्रकट नहीं की थी, केवल उसको सूचित किया। तो इसको प्रस्ताव नहीं कहेंगे। तो प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति की हाँ के उद्देश्य से हम अपनी बात को रखें। भले वो ना कह दे, वो दूसरी बात है, लेकिन प्रस्तावक का उद्देश्य उससे हाँ प्राप्त करने का, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, इसके प्रस्ताव के 3 ही लक्षण हैं कि एक होता है प्रस्ताव और एक होता है प्रस्ताव करने के निमंत्रण। इन दोनों में अंतर है। प्रस्ताव का मतलब कि जैसा इसकी परिभाषा में बताया गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट किया कि वो व्यक्ति उस किसी कार्य को करेगा या नहीं करेगा और इस संबंध में वह उसकी स्वीकृति के लिए करता है। इसको तो प्रस्ताव करते हैं। लेकिन प्रस्ताव करने का निमंत्रण, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति प्रस्ताव नहीं कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से वो प्रस्ताव करने के लिए कह रहा है।
तो उसको प्रस्ताव के लिए निमंत्रण कहा जाता है, वो प्रस्ताव नहीं आता। जैसे एक मैं उदाहरण बताऊं आपको, टेंडर आपने सुना होगा, जो अखबारों में विज्ञापन आते हैं। मान लीजिए PWD है बनारस के ज़िले में, उसको सड़क बनवानी है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा चौराहे तक, तो वो विज्ञापन देती है, टेंडर देती है, और उस टेंडर में वो कहती है कि भाई कार्य का पूरा स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि क्या कार्य करना है, क्या उसकी गुणवत्ता होगी, और इस कार्य को करने के लिए जो इच्छुक लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप टेंडर भरिए। तो ये उन लोगों से प्रस्ताव करने के लिए कहा जाता है। तो जो लोग टेंडर भरेंगे वो लोग प्रस्ताव करते हैं PWD को कि मैं इस कार्य को इतने रुपए में करने को तैयार हूँ, और फिर PWD के जो सक्षम अधिकारी हैं वो इस पर विचार करेंगे कि इसमें हम जो न्यूनतम या सबसे कम दर में काम करने को तैयार हो उसको हम टेंडर दें। तो यहाँ ये प्रस्ताव PWD का पब्लिक के लिए नहीं था, वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण था, और जो ठेकेदार या कार्य करने की इच्छुक पार्टियां हैं उन्होंने जब टेंडर भरा तो ये प्रस्ताव वो कर रही हैं PWD से, और अब PWD के पास ये अधिकार है उस प्रस्ताव को वो स्वीकारे या अस्वीकारे। तो ये अंतर होता है प्रस्ताव में और प्रस्ताव करने के निमंत्रण में। कई बार लोग इन दो चीज़ों में कंफ्यूज करते हैं। ये तो 3 इसकी लक्षण हुए या विशेषताएं हुई प्रस्ताव की। इसके बाद आता है प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम या रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। इसमें जो पहला है, जो लीगल रूल्स प्रस्ताव के संबंध में बने हैं, उसमें नंबर 1 है प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा है वह उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो भी बात कहे वो बिल्कुल निश्चित हो, अनिश्चित नहीं। क्योंकि अगर अनिश्चित उसमें कोई बात कही गई तो वो प्रस्ताव नहीं होती। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए अ ने एक गाय ब से खरीदा, और गाय खरीदने के बाद उसने ये भी कहा कि यदि यह गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देगी तो अ ब से दूसरी गाय भी खरीदेगा। यहाँ पर अ ने जो ये बात कही कि गाय यदि 10 लीटर दूध देगी, हो सकता है कि वो 10 लीटर दूध दे या न भी दे, ये अनिश्चित है। तो अगर दूध देगी तब खरीदेगा, नहीं देगी तो नहीं खरीदेगा। तो ये अनिश्चितता है अ के प्रस्ताव में, जो उसने ब के लिए कहा दूसरी गाय को खरीदने के संबंध में। और अगर मान लीजिए उसकी गाय 10 लीटर दूध देती है तो भी अगर अ ब से गाय नहीं खरीदता तो ब इस आधार पर कि आपने तो पहले कहा था कि अगर 10 लीटर देगी तो हम खरीदेंगे, आपको दूसरी गाय मुझसे खरीदनी ही होगी, ऐसा ब कहने का कानूनी रूप से कोई हक नहीं रखता, क्योंकि अ के द्वारा जो शर्त व्यक्त की गई दूसरी गाय को खरीदने की वो अनिश्चित थी। तो इसलिए शर्त का निश्चित होना अनिवार्य है प्रस्ताव के लिए। दूसरा, प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। ऑफर शुड बी इन द शेप ऑफ रिक्वेस्ट। प्रस्ताव जो किया जाता है इसके लिए ये भी जरूरी है कि वो आज्ञा के रूप में न हो, एक विनय के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में। अगर प्रस्तावक कोई आज्ञा के रूप में कोई प्रस्ताव करता है, ऑर्डर देता है, तो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए अ ने ब के समक्ष अपनी गाय को
2,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है और इसके साथ वो ये शब्द भी जोड़ देता है कि अगर 5 दिन के अंदर ब के द्वारा इस गाय को खरीदने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जाता, कोई उत्तर नहीं आता, तो अ ये मान लेगा कि ब ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहने का हक अ यानी प्रस्तावक को नहीं है, क्योंकि ब उनके प्रस्ताव का उत्तर दे ये ब के ऊपर है, ब बाध्य नहीं है। वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल चुप हो जाता है, तो अ ये बाउंड उसको नहीं कर सकता, उसको बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आपको मेरी गाय लेनी ही पड़ेगी 1,000 में, आपने 5 दिन में उत्तर हमें नहीं दिया। ऐसा कहने का हक अ को नहीं है। हाँ, अ को इतना हक है कि अ ब के समक्ष ये कह सकता है कि ये प्रस्ताव है और आपकी स्वीकृति 5 दिन के अंदर मुझे आ जानी चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर आ गई तब तो वो प्रस्ताव आगे जाएगा और नहीं तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आज्ञा नहीं दिया जा सकता प्रस्तावक के द्वारा, केवल विनय के रूप में ही प्रस्ताव होना चाहिए। तीसरा जो वैधानिक नियम है प्रस्ताव के संबंध में वो है प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। प्रस्ताव के लिए ये भी एक आवश्यक शर्त है कि जो उद्देश्य है प्रस्ताव का वो 2 व्यक्तियों के बीच में, प्रस्तावक और वचनग्रहीता के बीच में लीगल रिलेशन पैदा करे, वैधानिक संबंध पैदा करे। इसके अलावे अगर अन्य कोई संबंध उस प्रस्ताव से पैदा होता है तो ऐसी दशा में वह प्रस्ताव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए अ ने ब को अपने घर किसी दिन शाम को खाने पर बुलाया और ब कहता कि हाँ हम आएंगे, लेकिन रात में किसी कारणवश उसके घर नहीं जाता। अब अ ऐसा नहीं कह सकता ब से कि आप आए नहीं शाम को, आपके खाने की तैयारी में मेरे 1,000 रुपये खर्च हो गए और ये हर्जाना आपको देना हो। अगर वो ऐसा कहता भी है तो ये लीगल राइट उसका नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए वह कहता कि नहीं मैं नहीं दूंगा आपको पैसा, तो वो इसके लिए मुकदमा नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अ के द्वारा जो ये प्रस्ताव किया गया था ब के समक्ष, वह एक सामाजिक दायित्व उत्पन्न कर रहा था, न कि वैधानिक दायित्व। तो इसलिए वैधानिक संबंध ही स्थापित होना चाहिए उस प्रस्ताव की वजह से। अन्य कोई अगर है तो वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद जो चौथा नियम है प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक, वो है प्रस्ताव विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। अ प्रपोजल मे बी स्पेसिफिक और जनरल। ये भी एक विशेष बात है कि प्रस्ताव साधारण भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है। साधारण प्रस्ताव हम उसे कहते हैं जब वह किसी जनता के सामने या अनिश्चित व्यक्ति के समूह के सामने रखा जाता है, यानी वो ग्रुप या व्यक्ति आइडेंटिफाइड नहीं है, इसको हम साधारण प्रस्ताव कहते हैं। जैसे हीरो मोटरसाइकिल ने प्रस्ताव किया कि जो कोरोना वॉरियर हैं, अगर उन्होंने कुछ काम किया है कोरोना काल में तो उनको हीरो कंपनी अगर उनकी कोई बाइक खरीदता है तो उस पर 2,000 रुपये की छूट प्रदान करेगा। ये एक साधारण प्रस्ताव है। लेकिन इसके विपरीत
जब प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्तियों के समूह के सामने रखा जाए तो उसे विशेष प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब कोई साधारण प्रस्ताव होता है, यानी जो जन सामान्य के लिए होता है, तो उसमें जब उसको स्वीकार किया जाए तो उसकी स्वीकृति, अभी स्वीकृति के बारे में हम आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में, कि उसकी स्वीकृति की सूचना देना, उसको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन जब प्रस्ताव विशेष होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित व्यक्तियों के समूह के लिए रखा जाता है, और उस समय अगर कोई व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकारता है तो उसके स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक तक पहुंचना अनिवार्य है, अन्यथा उन दोनों के बीच में वैधानिक संबंध स्थापित नहीं हो। इस संबंध में एक बड़ा ही रोचक विवाद हुआ था। इस केस का नाम है श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इस विवाद में हुआ ये था कि एक दवा बनाने वाली कंपनी थी, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इसने एक दवा बनाई और उसने ये विज्ञापन दिया इस दवा के संबंध में कि अगर इस दवा का प्रयोग प्रतिदिन 3 बार 2 सप्ताह तक कोई व्यक्ति करेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी 100 पाउंड हर्जाना के रूप में देगी। इस बात पे विश्वास करके श्रीमती कार्लिल, इन्होंने उस दवा का सेवन उसी आदेशानुसार किया, उसके बावजूद भी वो इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गए। तब उन्होंने उस कंपनी के ऊपर हर्जाना जो 100 पाउंड उन्होंने कहा था कि हम देंगे, उसके लिए मुकदमा दायर किया। कंपनी ने ये कहा न्यायालय में कि इन्होंने जब दवा खाना शुरू किया तो इस बात की सूचना उन्होंने कंपनी को नहीं दी कि हम दवा का सेवन प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं कि इन्होंने दवा का सेवन किया या नहीं किया। इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि मैंने दवा खरीदा है, सेवन भी किया है। न्यायालय का जो निर्णय आया वो ये आया कि ये एक साधारण प्रस्ताव था, सामान्य प्रस्ताव, और सामान्य प्रस्ताव की दशा में श्रीमती कार्लिल के द्वारा इस बात की सूचना कंपनी को देना आवश्यक नहीं था। लिहाजा कंपनी को 100 पाउंड हर्जाने के रूप में श्रीमती कार्लिल को देने पड़े। ये इसकी चौथी विशेषता है। इसके बाद है 5वां, ये है प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। एवरी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब कि जो भी प्रस्ताव हो एक से दूसरे के लिए, ये कम्युनिकेट हो। अ ने ब के लिए प्रस्ताव किया तो ये बात अ के से ब तक पहुँचे। अ ने कोई प्रस्ताव किया ब के लिए, मान लीजिए पत्र भेजा और वो पत्र रास्ते में खो गया, ब तक नहीं पहुंचा, तो ये प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ। ये प्रस्ताव जो अ ने ब को भेजा वो रास्ते में ही गुम हो गया, तो ब को पता ही नहीं चला कि अ ने कोई प्रस्ताव भी उसके लिए किया। तो इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। इस प्रस्ताव का मतलब तब है जब यह बात अ के द्वारा जो सूचना दी जा रही है, जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, वो ब तक पहुंच जाए। और अगर सूचना नहीं पहुंची उस व्यक्ति के पास, तो इसका मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि ये प्रस्ताव है क्या, तो इसलिए उस पर उसकी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं होता, वो प्रस्ताव पूरा ही नहीं हुआ। इस संबंध में भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस हुआ था। ये केस का नाम था लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त। ये
1913 का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें हुआ ये था कि लालमन शुक्ल गौरी दत्त के मुनीम थे। मुनीम जी का लड़का कहीं खो गया और उसकी बड़ी खोजबीन हुई, और उस खोजबीन में ये शुक्ला जी जो मुनीब साहब थे इनको भी भेजा गया। शुक्ला जी इलाहाबाद से ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में कुछ दिन खोजने के बाद उनको वो बच्चा मिला, लेकिन जब शुक्ला जी इलाहाबाद से हरिद्वार जा चुके थे तो उस समय इलाहाबाद में इनके जो मालिक थे सेठ जी गौरी दत्त, उन्होंने एक घोषणा की कि जो भी इस बच्चे को खोज के ले आएगा उसको 501 रुपया इनाम दिया जाएगा। संजोग से शुक्ला जी को हरिद्वार में वो बच्चा मिल गया, वो लेके वापस इलाहाबाद आए। इलाहाबाद आने पर उनको पता चला कि सेठ साहब ने 501 रुपये का इनाम भी घोषित किया है कि जो इस लड़के को लेके आएगा पा करके हम उसको 501 रुपया इनाम दें। उन्होंने सेठ जी से 501 रुपये की डिमांड की कि साहब लड़का तो मैं खोज के ले आया हूँ। सेठ जी ने उनको पैसा देने से इनकार किया। इसमें भी मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने विचार करने के उपरांत यही कहा कि शुक्ला जी जब इलाहाबाद छोड़ के चले गए उसके बाद इस पुरस्कार की घोषणा हुई, और शुक्ला जी को इस पुरस्कार के घोषणा के बारे में जानकारी थी ही नहीं। इस प्रस्ताव का संवहन उन तक नहीं हुआ, वो तो हरिद्वार में थे। वो तो जब लड़के को लेके आए तब किसी ने इनको बताया, तो बिना प्रस्ताव के बारे में जाने वो उसको स्वीकार या अस्वीकार कर ही नहीं सकते, और इसलिए शुक्ला जी को वह इनाम की राशि देने के लिए न्यायालय ने मना कर दिया, उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। और अंतिम है, प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसका मतलब ये होता है कि प्रस्ताव जब प्रस्तावक करता है तो वो स्पष्ट रूप से हो या गर्भित रूप से। गर्भित इम्प्लाइड को कहते हैं, यानी बात कुछ कही नहीं गई लेकिन उसका सार यही निकलता है कि जैसे ये चीज़ कही जा रही है। जैसे अ ने अपनी घड़ी 200 रुपये में बेचने का प्रस्ताव ब के लिए किया, ये तो स्पष्ट प्रस्ताव। लेकिन दूसरा उदाहरण जो गर्भित प्रस्ताव का है, जैसे आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे, जैसे मान लीजिए बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ पूरे देश में जाती हैं, टाइम टेबल लगा हुआ है रेलवे स्टेशन पे। मान लीजिए एक गाड़ी है वंदे भारत जो बनारस से 3 बजे खुलेगी और दिल्ली को जाएगी। ये एक गर्भित प्रस्ताव है रेलवे का अपने पैसेंजर्स के लिए, सामान्य जनता के लिए, कि एक ट्रेन जो इतने बजे यहाँ से खुलेगी और दिल्ली इस समय पर पहुँचेगी, उसका ये किराया है। तो ये गर्भित प्रस्ताव है। ये कोई बाहर आके स्टेशन पे चिल्लाता नहीं है कि गाड़ी जा रही है, 3 बजे खुलने वाली है, कुछ नहीं। ये गर्भित प्रस्ताव है, और जिस व्यक्ति को उस ट्रेन से जाना है या इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है, वो उस ट्रेन का टिकट खरीदते हैं। तो ये गर्भित रूप से उस प्रस्ताव की स्वीकृति है। तो इसको कहते हैं गर्भित प्रस्ताव, कि जब कुछ कहा ना जाए लेकिन कहने का उद्देश्य यही है। बस स्टैंड, बहुत सी बसें एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाती हैं, उनके यहाँ भी सेम स्थिति है। तो इसलिए प्रस्ताव स्पष्ट रूप से भी हो सकता है और गर्भित रूप से भी हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं प्रस्ताव के संबंध में।